हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। शिक्षा के क्षेत्र में बहार, 4287 शिक्षकों की नई नियुक्ति का प्रस्ताव पास। हेमंत कैबिनेट ने बदला अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम, अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेमंत कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। राज्य में संचालित अटल मोहल्ला क्लिनिक अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार 24 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में अटल मोहल्ला क्लिनिक योजना का नाम परिवर्तित करने सहित 21 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया है। झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने कहा है कि मंत्री परिषद के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित 3712 पदों का प्रत्यार्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद, कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ ड्यूटी के दौरान वीरगति प्राप्त होने वाले झारखंड के केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। वही कैबिनेट ने झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। झारखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। झारखंड के लिए अगले कुछ दिन बेहद भारी रहने वाला है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज शुक्रवार और कल शनिवार समेत अगले 5 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस दौरान आईएमडी ने शुक्रवार को प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान लगाया है, जबकि अन्य 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि वर्तमान सिस्टम के प्रभाव से झारखंड के कुछ जिलों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी से अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर आज 25 जुलाई शुक्रवार के लिए मौसम विभाग ने सरायकेला, खारसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसी तरह कल शनिवार 26 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, सरायकेला, खारसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि गढ़वा, पलामू, लातेहार और लोहरदगा के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि निम्न दबाव प्रणाली के प्रभाव से पूरे झारखंड में 29 जुलाई तक जोरदार बारिश होने की संभावना है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस बहाली में 5 साल की छूट, युवाओं को राहत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सेवा बहाली नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया, जिससे लाभार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में करीब 5 वर्षों की विशेष छूट दी जाएगी। इस संशोधन से राज्य के हजारों युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी नौकरी के अवसर फिर से सुलभ होंगे। इसके अलावा 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को 1 महीने का काल्पनिक वेतन देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उन्हें पेंशन व अन्य लाभों की गणना में राहत मिलेगी। यह निर्णय सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हित में एक बड़ी पहल माना जा रहा है।
जीएसटी संशोधन में बदलाव से कारोबारियों को राहत, सरकार ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में जो है इनकम टैक्स, स्वास्थ्य, न्याय और विधि व्यवस्था से जुड़े अहम फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में झारखंड माल एवं सेवाकर जीएसटी अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य की राजस्व व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। इसके साथ ही न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डाल्टनगंज में SC/ST मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु एक विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है। साथ ही श्रावणी मेला को लेकर विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु अस्थायी थाना और TOP की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। सरकार के ये निर्णय सामाजिक न्याय और जन कल्याण की दिशा में मजबूत कदम माने जा रहे हैं। ACB की बड़ी कार्रवाई, पंचायत सचिव 3500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के बरमसिया पंचायत सचिव संतोष कुमार को 3500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित लाभार्थी से ACB दुमका इकाई को शिकायत दी थी कि पंचायत सचिव संतोष कुमार उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 3500 रुपए की अवैध रूप से मांग कर रहे हैं। शिकायत की सत्यता की पुष्टि के बाद ACB ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और गुरुवार को सचिव को घूस की रकम लेते ही रंगे हाथ पकड़ लिया। ACB टीम ने बरहेट पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी सचिव को पकड़कर प्रारंभिक पूछताछ के बाद अपने साथ दुमका ले गई, जहां आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही बरहेट क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। साहिबगंज में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। साहिबगंज के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के मयूर कोला पंचायत स्थित बधई टांड गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान बधई टांड गांव के बीशु घोष की पत्नी मानती देवी 55 वर्षीय और फुलचुआ गांव के गोला घोष की पत्नी उर्मिला देवी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों महिलाएं गांव के पास स्थित एक पोखर में नहाने गई थी। इसी दौरान अचानक तेज बारिश और वज्रपात हुआ, जिससे वे इसकी चपेट में आ गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए पाकुड़ सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद दोनों गांव में शोक का माहौल है। घटना की सूचना मिलने पर कोटाल पोखर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सरकारी सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। धनबाद में अवैध उत्खनन हादसा, NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू कार्य। अवैध मुहान की खुदाई शुरू। धनबाद के बागमारा में चाल धंसने की घटना में कई मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। NDRF की टीम ने रेस्क्यू से पहले घटनास्थल व उसके आसपास के इलाके का मुआयना किया। निरीक्षण के बाद आखिरकार NDRF और BCCL की रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद NDRF की टीम के द्वारा रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिस मुहाने की बुलडोजर से भरपाई की गई थी, उसी स्थान की JCB के माध्यम से खुदाई शुरू कर दी गई है। NDRF की टीम में 35 सदस्य शामिल हैं। सुपरवाइजर संतोष कुमार साव के नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य जारी है। टीम को 2 भागों में बांटा गया है। एक पाली रेस्क्यू कार्य में जुट गई है। करीब 6 बजे रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया है। शिबू सोरेन की तबियत पर बोले CM हेमंत सोरेन, गुरुजी ने कई जंग जीते, या भी जीत जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने बीमार पिता शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि गुरुजी डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आप सभी की दुआ से उम्मीद करता हूं। उन्होंने कहा है कि गुरुजी ने अपने जीवन में कई जंग जीते हैं और ये जंग भी जरूर जीतने में सफल होंगे। झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुरुजी शिबू सोरेन डॉक्टरों की देखरेख में हैं और उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में अभी वक्त लगेगा। वहीं धनबाद के बागमारा में चाल धंसने की घटना पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए CM ने कहा कि यह मामला गंभीर है, लेकिन विस्तृत जानकारी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वहां का ज्यादातर खनन कार्य कोल इंडिया करा रही है। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद आगे इस मामले में बता पाऊंगा। 28 जुलाई से 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, मरीजों की बढ़ सकती है परेशानी। झारखंड के मरीजों को तत्काल एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा प्रदान करने वाली 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा 28 जुलाई से ठप हो जाएगी। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए कार्य बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। 108 एम्बुलेंस सेवा कर्मियों ने पिछले मंगलवार को अपनी मांगों पर स्वास्थ्य प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने
के लिए रांची में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन उनकी मांगों पर स्वास्थ्य विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। उनकी मुख्य मांगे हैं कि सभी 108 एम्बुलेंस कर्मियों की सेवा 60 वर्ष तक की हो। 26 जून 2025 को 108 एम्बुलेंस सेवा का परिचालन करने वाली संस्था के साथ तय हुए 9 बिंदुओं को लागू किया जाए। वही 108 एम्बुलेंस कर्मियों और विभाग के बीच बिचौलियों को हटाकर एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन भुगतान एनएचएम के द्वारा किया जाए। वही पूर्व में निर्धारित हुए 108 एम्बुलेंस कर्मियों की तत्काल सेवा बहाली की जाए और भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा से मुक्त किया जाए। इधर रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह और रांची के सिविल सर्जन ने बताया कि 108 एम्बुलेंस कर्मियों की 28 जुलाई से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर मरीजों पर ना पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रांची में बारिश से सड़कें डूबी, नालियों का पानी घरों में घुसा, लोग बेहाल। रांची में गुरुवार शाम 4 बजे से शुरू हुई तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर की अधिकांश सड़कें जलमग्न हो गई और नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि नाली और सड़क के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया। राहगीरों को चलने में भारी परेशानी हुई। नगर निगम के अधीन आने वाले सेवा सदन रोड, करमटोली रोड, मोरहाबादी रोड, करबला चौक, मेन रोड, करमटोली चौक, पंचशील नगर सहित कई इलाकों में पानी भर गया। कुछ स्थानों पर घरों में भी पानी घुस गया। स्थानीय लोग बाल्टी और मग से घरों से पानी निकालते देखे गए। जल निकासी की कोई ठोस व्यवस्था न होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। सेवा सदन रोड पर पानी कमर तक भर गया, जिससे वहां चलना मुश्किल हो गया। सड़क के एक और तालाब और दूसरी और नाली बनी हुई है। इसके बावजूद पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि सड़क और नाली की पहचान करना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम का काम सिर्फ वीआईपी इलाकों तक ही सीमित है। मधुकम, हिंदपीढ़ी, करबला चौक और मेन रोड जैसे क्षेत्रों में नालियों की सफाई सिर्फ नाम मात्र की जाती है। अधिकारियों द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। गुमला में जंगली हाथी का उत्पात, दहशत में लोग, घरों और स्कूल के किचन को पहुंचाया नुकसान, पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गुरदरी थाना क्षेत्र में बुधवार रात और गुरुवार को एक जंगली हाथी ने भारी उत्पात मचाया। अचानक हाथी के क्षेत्र में आने के बाद लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। हाथी ने सबसे पहले बेती गांव में चंद्रदेश उरांव और चंद्रदेव उरांव के घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथी ने घरों की दीवारें और दरवाजे तोड़कर अंदर रखा चावल, मक्का और अनाज खा लिया। ग्रामीणों ने मसाले जलाकर, ढोल नगाड़े बजाकर और पटाखे फोड़कर हाथी को गांव से भगाया। इसके बाद हाथी तुसरू कोना गांव की ओर चला गया। यहां उसने मंजीत उरांव के घर को नुकसान पहुंचाया और भंडारित अनाज खा गया। इसके बाद गुरुवार को हाथी सरकारी विद्यालय के किचन शेड में घुस गया। हाथी ने लोहे का गेट तोड़कर मिड डे मील का रखा हुआ चावल, दाल, आलू आदि खा लिया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। दुमका में कांवरियों से भरी ऑटो पलटी, बासुकीनाथ जा रहे 5 कांवरिया जख्मी, देवघर सदर अस्पताल में भर्ती। दुमका जिले के सरैयाहाट टोल प्लाजा के पास गुरुवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। बासुकीनाथ जा रही कांवरियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 कांवरिया जख्मी हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी कांवरियों में 29 वर्षीय रोशन कुमार, 30 वर्षीय राजा बाबू, 28 वर्षीय अंकुश कुमार, अभिषेक कुमार और 24 वर्षीय गोविंदा शामिल हैं। ये सभी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के चौड़ा दानो गांव के रहने वाले हैं। घायल कांवरियों ने बताया कि वे बाबाधाम में पूजा अर्चना करने के बाद ऑटो से बासुकीनाथ जा रहे थे। इसी दौरान सरैयाहाट टोल प्लाजा के पास ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में सभी कांवरिया जख्मी हो गए। सांप के डसने से 2 महिलाओं की हालत बिगड़ी, नवविवाहिता की मौत, महिला गंभीर, दोनों को सोते समय सांप ने काटा। पलामू जिले में सांप के काटने से 2 महिलाओं की हालत बिगड़ गई। इनमें से एक नवविवाहिता की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र के वंदला गांव में बुधवार रात एक जहरीले सांप ने 30 वर्षीय कृति देवी को सोते समय काट लिया। कृति की शादी सूरज रजवार से मात्र 4 महीने पहले हुई थी। परिजनों ने उसे पहले विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां से उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे एमएमसीएच रेफर कर दिया गया। गुरुवार को कृति को एमसीएच में भर्ती कराया गया। कुछ देर इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई।
परिजन पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव घर ले गए। इधर दूसरी घटना में नावा बाजार प्रखंड के तुकबेरा गांव की 45 वर्षीय विमला देवी को भी सांप ने डस लिया। विमला कमरे में सो रही थी जब जहरीले सांप ने उसे काट लिया। शुरू में परिजन झाड़ फूंक कराते रहे। जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी तो गुरुवार दोपहर 1 बजे उसे एमएमसीएच में भर्ती कराया गया। एमएमसीएच में प्रारंभिक इलाज के बाद सुधार न होने पर परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए तुम्बागाड़ा के नवजीवन अस्पताल ले गए। विमला देवी की हालात अभी भी चिंताजनक बताई जा रही है। श्रावणी मेला के दौरान पिछले 13 दिनों में 23,73,874 कांवरियों ने किया जलार्पण। बाबा नगरी में श्रावणी मेला चल रहा है और इस मेले में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में कांवरिया पहुंचते हैं। इस वर्ष भी श्रावणी मेला के शुभारंभ से लेकर वर्तमान तक कांवरिया लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से श्रावणी मेला में की गई तैयारियों और आय को लेकर जिला के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने 11 जुलाई से 24 जुलाई तक का लेखा जोखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया है। बीते 11 जुलाई से 23 जुलाई तक गर्भगृह सहित सभी अर्घा के माध्यम से 23,73,874 कांवरियों ने जलार्पण किया है। वहीं बाबा मंदिर से प्राप्त नगद के रूप में 2,39,25,311 रुपए की आमदनी हुई है। वहीं मंदिर से 10 ग्राम की 447 चांदी के सिक्के की बिक्री हुई है, जबकि परिवहन विभाग से राज्य प्रवेश शुल्क के रूप में 90,24,925 रुपए की आमदनी हुई है। इसी क्रम में राज्य कर के रूप में 853.37 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है। नगर निगम के द्वारा विभिन्न बस पड़ाव तथा विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं से 40,39,000 रुपए की आमदनी हुई है। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा अस्थायी विद्युत संबंध से 33,94,190 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा भी लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की जा रही है। कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री गए दिल्ली। राज्य मंत्री परिषद की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम दिल्ली रवाना हो गए। मालूम हो कि पिता शिबू सोरेन के इलाज को लेकर लगातार दिल्ली में रह रहे मुख्यमंत्री 22 जुलाई की शाम रांची आए थे। 23 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक की। इसके बाद फिर वह दिल्ली चले गए। मालूम हो कि 19 जून को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में गुरुजी के भर्ती होने के बाद से मुख्यमंत्री 24 जून से लगातार दिल्ली में ही रह रहे हैं। पलामू में ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर मौत। 4 माह पहले खरीदी थी बाइक, मलई डैम के पास हुआ हादसा। पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र के मलई डैम मोड़ पर एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम हुई। युवक ने मात्र 4 महीने पहले ही बाइक खरीदी थी। थाना प्रभारी विश्वनाथ कुमार राणा ने बताया कि मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ट्रक और बाइक को जब्त कर थाना ले आई है। ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। ट्रक मेदिनीनगर से रांची की ओर जा रहा था। इसी दौरान लातेहार से मेदिनीनगर की ओर आ रही बाइक से उसकी आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रक में फंस गई और नेशनल हाईवे 39 पर काफी दूर तक घिसटती चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे में बाइक सवार का सिर बुरी तरह कुचल गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अस्पताल पहुंचकर कड़िया मुंडा का हालचाल जाना, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मंगलवार को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबियत जानने के लिए गुरुवार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। इरफान अंसारी ने लिखा, आज मेडिका अस्पताल में वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद आदरणीय श्री कड़िया मुंडा जी से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनकी स्थिति अब नियंत्रण में है और उम्मीद है कि वे शीघ्र स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होंगे। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूं। पूर्व सीएम रघुवर दास को मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास को अब डॉक्टर रघुवर दास के नाम से जाना जाएगा। उन्हें यह मानद डॉक्टरेट उपाधि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रदान की। यह सम्मान पलामू के विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह के दौरान दिया गया। इस अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दीक्षांत समारोह में रघुवर दास ने विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए गर्व का विषय है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना की है। समारोह में राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए आत्मनिर्भरता और नैतिकता पर जोर दिया।
झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बनाई रणनीति, सदन के अंदर सियासी घमासान किया सार। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। 7 अगस्त तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कहने को तो 5 कार्य दिवस हैं, मगर ये 5 दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने 30 और 31 जुलाई को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव सहित विभिन्न विभागों के सचिव शामिल होंगे। मानसून सत्र के दौरान सदन के अंदर बाहर सियासी बारिश होती नजर आएगी। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। नगर निकाय चुनाव, कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार इन सभी विषयों पर पार्टी के विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा, लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त और राज्य में हर तरफ लूट खसोट मचा है। बीजेपी विधायक निश्चित रूप से सदन में सरकार से जवाब मांगने का काम करेंगे। इधर सत्ता पक्ष भी मानसून सत्र को लेकर तैयार है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वे पूरी तरह निष्क्रिय हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव की बात यदि सदन में उठेगी तो सत्ता पक्ष यह भी भाजपा से मांग करेगा कि 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता तो वे सड़क पर होते। रांची पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया है कि डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा को सूचना मिली कि 4-5 अपराधी छोटा तालाब चिन्मया आश्रम के बगल वाली गली में अवैध हथियारों के साथ किसी अपराध को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस टीम तत्काल छोटा तालाब पहुंची तो देखा कि चिन्मया आश्रम के बगल वाली गली में 5 लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। पुलिस को अपनी ओर आता देख वे सभी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। पकड़े गए लोगों में मोहम्मद इरफान उर्फ गोलू, फैजान आलम उर्फ फैजू, मोहम्मद मेराज उर्फ बंदर गैराज और मोहम्मद अयान शामिल हैं। पकड़े गए चारों की अलग अलग तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके पास से एक 6 चक्रीय देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक काले रंग का सैमसंग कंपनी का मोबाइल और एक पीले रंग का रेडमी मोबाइल बरामद हुआ। हेमंत कैबिनेट ने 4287 शिक्षकों की नई नियुक्ति का प्रस्ताव पास किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट ने 3287 इंटर स्तरीय उर्दू विद्यालयों और 1000 माध्यमिक उर्दू विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर सृजन की स्वीकृति दी, जिससे लंबे समय से लंबित शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से शिक्षा देने के लिए सहायक आचार्य के नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे समावेशी शिक्षा प्रणाली को बल मिलेगा। लुधियाना में झारखंड का नेशनल प्लेयर अफीम सहित गिरफ्तार, तीरंदाजी में जीत चुका है गोल्ड मेडल, साथी फरार, पुलिस से बोला बेरोजगार होने पर तस्कर बना। लुधियाना के जो है जगरांव में गुरुवार को पुलिस ने झारखंड से आए तीरंदाजी के नेशनल प्लेयर को अफीम की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। थाना सुधार की पुलिस ने आरोपी से 1 किलो 11 ग्राम अफीम बरामद की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पतरस उड़िया के रूप में हुई है। वह झारखंड के खूंटी जिले के जो बुरुमा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों पर केस दर्ज किया है। दूसरा आरोपी राजन जो झारखंड का रहने वाला है, मौके से फरार हो गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह तीरंदाजी का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है और गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। रोजगार न मिलने के कारण उसने अफीम तस्करी का धंधा शुरू कर दिया। वह झारखंड से कई बार लुधियाना में अफीम सप्लाई करने आया है। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि वह लुधियाना और सुधार क्षेत्र में किन किन लोगों को अफीम की सप्लाई करता था। पुलिस फरार आरोपी राजन को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है।
कोडरमा में हाथी ने युवक को कुचला, मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर 15 लाख मुआवजे और नौकरी की मांग की। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के बेलाडी गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। बुधवार को एक युवक हाथी का वीडियो बना रहा था, तभी हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना के बाद गुरुवार को मृतक के परिजनों ने कोडरमा कुवाड़ मुख्य मार्ग के जयतेत्रोन चौक पर प्रदर्शन किया। वन विभाग ने आपदा राहत कोष से तत्काल 25,000 रुपए की सहायता राशि दी। विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद 3,75,000 रुपए देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन परिजन इस राशि से संतुष्ट नहीं है। मृतक के परिवार ने 15 लाख रुपए मुआवजे और विधवा को सरकारी नौकरी की मांग रखी है। जाम की वजह से कोडरमा कुवाड़ मुख्य मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। देवघर में ऑनलाइन कुत्ता खरीदना महिला को पड़ा भारी, साइबर ठगों ने उड़ाए 40,000 रुपए। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली मंजू देवी को ऑनलाइन कुत्ता खरीदना भारी पड़ गया। डिलीवरी के नाम पर साइबर ठगों ने उनसे 40,000 रुपए ठग लिए। महिला ने इस घटना की शिकायत साइबर थाना में दर्ज कराई है। मंजू देवी ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार के कहने पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक पालतू कुत्ते की बुकिंग की थी। उन्हें 23 जुलाई को डिलीवरी मिलनी थी। उसी दिन एक अनजान शख्स ने उन्हें फोन किया और खुद को डिलीवरी एजेंट बताया। उन्होंने कहा कि कुत्ते की डिलीवरी से पहले कुछ चार्ज और सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। साथ ही यह भी कहा कि अगर तुरंत भुगतान किया जाए तो स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। महिला ने ठग की बातों में आकर उसके द्वारा भेजे गए QR कोड पर 4 बार कुल 40,000 रुपए भेज दिए, लेकिन शाम तक जब कोई डिलीवरी नहीं हुई और कॉल करने वाले ने फिर से पैसे की मांग की, तब उन्हें शक हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है। इसके बाद मंजू देवी अपने पति के साथ देवघर साइबर थाना पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। हिमाचल में मजदूरी के लिए गया युवक लापता, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गुमला जिले के सिसई प्रखंड क्षेत्र के जलका गांव के बंधना ओरांव नामक युवक पिछले दिनों रोजगार की तलाश में हिमाचल प्रदेश के नैना गया था। वहां पहुंचने के बाद वह अचानक लापता हो गया और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। युवक के परिजनों ने इसकी सूचना दी, जिसके बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। जो है जलका मथनी गाँव के ग्रामीण भी इस घटना से काफी दुखी हैं। उन्होंने युवक की पत्नी और 2 बच्चों की हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हिमाचल देश इतनी दूर होने के कारण वे उसे ढूंढने के लिए वहां नहीं जा सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार के अभाव में उन्हें दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? इस बारे में श्रम अधीक्षक गुमला पुनीत मिंज से बात की गई तो उन्होंने बताया है कि स्थानीय थाने में शनाख्त दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद स्टेट माइग्रेशन टीम को युवक को ढूंढने के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पलामू में जान जोखिम में डाल रहे हैं बच्चे, उफनती कोयल नदी में 30 फीट ऊंचे पुल से लगा रहे हैं छलांग, वीडियो वायरल। पलामू जिले में लगातार बारिश के कारण कोयल नदी उफान पर है। इसके बावजूद मेदिनीनगर में 10 से 12 साल के बच्चे जान जोखिम भरा स्टंट कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में 2 बच्चे 30 फीट ऊंचे पुल की रेलिंग पर बैठे दिख रहे हैं। वीडियो में 2 बच्चे एक एक कर नदी में छलांग लगाते हैं व तैरकर किनारे निकल आते हैं। पिछले साल एक स्कूली छात्रा की मौत रील बनाने के दौरान कोयल नदी में डूबने से हुई थी। इसके बाद भी ना तो पेरेंट्स बच्चों पर नजर रख रहे हैं और ना ही बच्चे सतर्क हैं। जिला और पुलिस प्रशासन बारिश के मौसम में लोगों को नदी और जलाशयों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों पर विशेष नजर रखने को कहा है। राष्ट्रपति के दौरे से पहले धनबाद में अतिक्रमण हटाया, दुकानों के बाहर बने शेड और अस्थायी निर्माण हटाए, सड़कें 8 फीट तक चौड़ी हुई। धनबाद नगर निगम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे से पहले व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। नगर निगम की टीम ने रणधीर वर्मा चौक, स्टील गेट, गोल बिल्डिंग, मेमको मोड़ और सिटी सेंटर में कार्रवाई की। टीम ने दुकानों के बाहर बने शेड और अस्थायी निर्माण को हटाया। कई जगहों पर दुकानों के सामने बनी फर्श को भी तोड़ी गई। इस कार्रवाई के बाद सड़क के दोनों तरफ 8 फीट तक का रास्ता खुल गया है। पाकुड़ में अनियमित बिजली आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, घंटों तक रखा सड़क जाम। अनियमित विद्युत आपूर्ति से परेशान सदर प्रखंड के ग्रामीणों ने पाकुड़ धुलियान मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अभियंताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में सदर प्रखंड के विभिन्न गाँव के हजारों ग्रामीण शामिल हुए। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और सड़क जाम जारी रखा।
वही जाम के कारण पत्थर से लदे सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन जाम में फंसे रहे। इस कारण सड़क से होकर गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वही सड़क जाम कर रहे सदर प्रखंड के चाचांकी जानकी नगर सहित आसपास के गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उमस भरी गर्मी में 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिलने से बुजुर्गों और बच्चों को खासा परेशानी हो रही है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, साथ ही छोटे मोटे दुकानदारों का कामकाज ठप हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि शासन प्रशासन 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। इधर सड़क जाम की सूचना मिलते ही सदर बीडीओ शमीर अल्फ्रेड मुर्मू, फसिल थाना प्रभारी संजीव कुमार झा झामस्थल पर पहुंचे, ग्रामीणों से वार्ता की। ग्रामीणों की मांग से अवगत होने के बाद बीडीओ और थाना प्रभारी ने विद्युत विभाग के पदाधिकारियों से वार्ता की और बिजली आपूर्ति में सुधार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने गुरुवार की सुबह के लगभग 9:30 बजे सड़क जाम हटाया। गिरिडीह डीसी ने स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर दिया जोर। गिरिडीह जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने गुरुवार को उर्दू मध्य विद्यालय मिर्जा गालिब और +2 उच्च विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों, पोषाहार, साफ सफाई, आधारभूत संरचनाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने शिक्षकों को 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले या प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने विद्यालय परिसर में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, शौचालय, विद्युत आपूर्ति, सीसीटीवी कैमरे, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और साइंस लैब जैसी व्यवस्थाओं का भी विस्तार से समीक्षा की। बंद मकान में 10 दिन पुराना शव मिला। देवघर में पुराने मकान में अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, बदबू फैलने पर हुआ खुलासा। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के हदहदिया पुल के पास स्थित एक बंद मकान से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मकान के मालिक अधिवक्ता ललित झा को बुधवार की शाम मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि उनके बंद मकान से तेज बदबू आ रही है। मकान मालिक ने पहले सोचा कि कोई जानवर होगा और अगली सुबह जांच करने का निर्णय लिया। अगले दिन जब वह मौके पर पहुंचे तो मकान का ताला तोड़कर अंदर जाने पर एक व्यक्ति का शव फंदे से लटका मिला। शव की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना करीब 10 दिन पुरानी है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मकान में कोई नहीं रहता था। रंजीत झा ने इस घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।